welcoming you all back to another session of BuzzFeed Current Affairs. The date of the day is 14th of January 2021. तो ये कल के करंट अफेयर्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, which we couldn't discuss yesterday because of my personal work. So it is begin this particular session, and to all the new learners जो आज हमारे साथ associate हुए हैं, उनको मैं पहले benefits बता दूं of an academy subscription, and then we will proceed with this particular session. So if you take an academy subscription, you get multiple benefits, like you get unlimited access to all the educators, their courses on an academy's platform. Apart from this, you get live classes on an academy's platform, which makes sure कि आप real time basis पे interact कर सकें, engage कर सकें with the faculties. You also get live test and doubt clearing sessions at regular intervals, जो ये ensure करते हैं कि आपका regular basis पे assessment होता रहे और कोई भी gray area ना बचे of yours to be covered in this journey of yours, civil services examination. You can easily take the Academy's subscription by downloading an Academy's learning app on a mobile phone. इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे सब्सक्रिप्शन के, एक प्लस और एक आइकॉनिक. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन चूज करते हैं तो इसमें आपको प्लान्स मिलेंगे रेंजिंग फ्रॉम 1 month टू अप टिल 36 months. एक साल का प्लान अगर आप चूज करते हैं, इट विल कॉस्ट यू 49,500 rupees. And you can avail extra 10% discount by applying my code NAMAN. The final price then would reduce to 44,550 rupees. अगर आप आइकॉनिक चूज करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, because it has certain additional benefits than the plus subscription, like personal coach, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड सो ऑन. तो ये प्लान आपको पड़ता है 69,500 rupees का, and you can avail 10% discount by using my code here as well. The final price then would be 62,500. ओके, आज के आर्टिकल्स पे आते हैं. मल्टीपल आर्टिकल्स हैं 14th of January के, लेकिन इन डेप्थ आर्टिकल्स नहीं है. सो देयर आर मल्टीपल आर्टिकल्स, वी जस्ट हैव टू गो थ्रू दोस आर्टिकल्स, पिक और एक्सट्रैक्ट द वैल्यू एंड एनरिच आवर कंटेंट. ठीक है, तो आज के आर्टिकल्स देखते हैं. फर्स्ट आर्टिकल आई थिंक टॉक्स अबाउट द PMFBY और द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. यस, इट इज ऑन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. हाय ज्योति, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? And please remember, this is my last session on the Unacademy app. From tomorrow onwards, I'll be taking the Must Read Current Affairs session on YouTube. Okay? तो ये Unacademy पे last session है of Must Read Current Affairs. Okay? तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो हम अब कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी पिक करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम्स रिवाइज हो जाए, स्टैटिक कंटेंट हमारा रिवाइज हो जाए, राइट? तो हमने लास्ट टाइम भी एक स्कीम डिस्कस करी थी. आई थिंक वी डिस्कस्ड या पीएम किसान योजना, राइट? तो हमने लास्ट टाइम पीएम किसान योजना डिस्कस करी थी और आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना डिस्कस कर लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट बनती है बिकॉज इट वाज रिवैम्प्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2020. तो इसमें एक रिसेंट अपडेट भी हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, बोथ फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव. सो व्हाट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? इट इज अ फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर द फार्मर्स इन आवर कंट्री, launched by the government of India, especially the Ministry of Agriculture in 2016. 2016 में इसको लॉन्च किया गया, एंड द प्रीवियस रनिंग स्कीम्स, दैट इज 1999 में एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी NAIS, एंड 2010 में गवर्नमेंट ने रिलीज करी थी MNAIS. तो इनको रिप्लेस किया इस पर्टिकुलर स्कीम ने, दैट इज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ओके, it stands for National Agriculture Insurance Scheme and Modified National Agriculture Insurance Scheme. तो क्या चेंजेस किए गवर्नमेंट ने फसल बीमा योजना में, और 2020 में गवर्नमेंट ने फिर से क्या चेंजेस किए? तो अब जो चेंजेस कर दिए हैं गवर्नमेंट ने 2020 में, दोज आर फाइनल एंड द प्रीवियस डेटा वी नीड नॉट स्टडी, बिकॉज अब वो नहीं पूछा जाएगा, एंड यू जस्ट नीड टू बी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स ताकि आप कंफ्यूज ना हो सको. तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कि जैसे 2016 में जब स्कीम को लॉन्च किया गया था, सो इट वाज नॉट 100% वॉलंटरी. वो 100% वॉलंटरी नहीं थी. सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ फार्मर इन अ कंट्री. वन आर लोनी फार्मर्स, जिनके ऊपर लोन्स होते हैं फ्रॉम द फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स, एंड सेकंड आर नॉन लोनी फार्मर्स, जो बेसिकली लोन नहीं लेते हैं. तो नॉन लोनी फार्मर्स के लिए ये स्कीम वॉलंटरी थी, लेकिन जो फार्मर्स लोन लेते हैं उनके लिए ये स्कीम मैंडेटरी थी. गेटिंग माय पॉइंट? तो
केशव सारे टॉपिक्स में मैं कवर करवाऊंगा, आप मत टेंशन लो, भले यूट्यूब पे करवाऊं, अनअकैडमी पे भी करवाऊं, आपके टॉपिक सारे कवर होंगे, यू नीड नॉट वरी। इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल both on YouTube and Telegram, then you will remain in touch with me, right? आप टच में रहेंगे, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स से ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको करंट अफेयर्स के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस टाइप से जो ये स्कीम थी, तो पहले तब ये 100% वॉलंटरी नहीं थी, इट वाज मैंडेटरी फॉर द लोनी फार्मर टू ऑप्ट फॉर द स्कीम। और बैंक्स क्या करती थी, उस लोन डिसबर्सल में से ही एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करके इंश्योरेंस कंपनीज को सेंड कर दिया करती थी। सो इट वाज मैंडेटरी फॉर द लोनी फार्मर्स। इसके अलावा क्या मेजर पॉइंट्स थे? सो द फर्स्ट मेजर पॉइंट वाज दैट दिस स्कीम केम अप विद द एरिया बेस्ड इंश्योरेंस यूनिट अप्रोच। एरिया बेस्ड इंश्योरेंस यूनिट अप्रोच। इसमें क्या किया, इसमें असेसमेंट यूनिट ली गई विलेज को या पंचायत लेवल पे। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक विलेज लेवल पे कोई भी क्लैमिटी आती है या एक विलेज लेवल पे कोई भी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो क्लेम सेटलमेंट यूनिफॉर्म होगा। इसको एंश्योर करने के लिए एरिया बेस्ड अप्रोच का इस्तेमाल किया गया। अब अगर आप एरिया बेस्ड अप्रोच में जो यूनिट ऑफ असेसमेंट है उसको अगर बड़ा कर दोगे, सपोज करो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया, तो इन केस ऑफ लोकल क्लैमिटीज लाइक से फॉर एग्जांपल इनंडेशन, फ्लडिंग, तो फ्लडिंग हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के पूरे एरियाज में इक्वली अफेक्ट ना करे। गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज में ज्यादा अफेक्ट करे, कुछ में कम अफेक्ट करे। तो इन केसेस में क्लेम सेटलमेंट में काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए जो असेसमेंट यूनिट है उसको बहुत ही माइक्रो स्केल पर रखा गया, दैट इज द विलेज लेवल और पंचायत लेवल, ताकि क्लेम डिस्क्रिपेंसीज ना क्रिएट हो और यूनिफॉर्म क्लेम सेटलमेंट किया जा सके। तो क्लेम सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो भी यूनिफॉर्म रहता है एक विलेज लेवल पे। अगर फ्लडिंग हुई है, किसानों का लॉस हुआ है, तो सबको सेम कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ओवरऑल वहां पे डिजास्टर को असेस करना इजी हो जाता है। तो एरिया बेस्ड इंश्योरेंस यूनिट अप्रोच यहां पे अडॉप्ट करी गई। सेकेंड मेजर अप्रोच विच वाज अडॉप्टेड वाज क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में क्या किया गवर्नमेंट ने, दैट फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स के क्लस्टर डेवलप करे और दे असाइंड अ सिंगल इंश्योरेंस कंपनी फॉर दोस क्लस्टर्स। तो इससे भी डिस्क्रिपेंसीज गवर्नमेंट ने अवॉइड करी, ड्यूप्लीकेशन अवॉइड करा, एंड फर्दर यहां पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम कॉल्ड एज पीएमएफबीवाई को एंश्योर करा थ्रू द क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या यूनिक चीज करी जो पहले स्कीम्स में नहीं थी, लाइक 1999 और 2010 की स्कीम में? इट वाज द गवर्नमेंट मेड द यूसेज और यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मैंडेटरी फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज इन द असेसमेंट ऑफ द क्लेम्स, डैमेजेस एक्सेट्रा। तो टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया। ओके, कवरेज रिस्क की अगर मैं बात करूं कि कवरेज रिस्क क्या पहले थी और क्या बाद में और इंक्लूड कर दी गई, तो कवरेज रिस्क यहाँ पे डेफिनेटली और ज्यादा एक्सपैंड करी गई। जैसे पहले पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता था इंश्योरेंस स्कीम्स में, यहाँ पे गवर्नमेंट ने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कुछ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी इंक्लूड करना स्टार्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड इनंडेशन, जो पहले इंक्लूडेड नहीं था। तो ये अगले चार्ट में शायद आपको देखने को मिल जाएगा। यस, यहां पे आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन NAIS, MNAIS एंड PMFBY। तो पहले हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड इंक्लूडेड था 2010 में, बाद में इसमें इनंडेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया। पोस्ट हार्वेस्ट देखिए आप, पोस्ट हार्वेस्ट पहले सिर्फ कोस्टल एरियाज में था, उसको पैन इंडिया लेवल पे कर दिया गया, टेक्नोलॉजी को मैंडेटरी कर दिया गया, राइट। और इस स्कीम का टारगेट रखा गया कि हमें इंश्योरेंस कवरेज को एनहांस करना है। कितना एनहांस करना है? वी नीड टू डबल इट टू 50%। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है इस स्कीम के। इस स्कीम पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था मेंस में, आई थिंक 2016 में ही आया था, दैट व्हाट आर दी की प्रोविजंस ऑफ PMFBY क्रिटिकली डिस्कस।
तो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर देती है यूपीएससी। तो आपको स्कीम्स जो एटलीस्ट जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2020 में फिर क्या चेंजेस करे? तो 2020 में गवर्नमेंट ने स्कीम में पहला चेंज मैं आपको बता चुका हूं कि गवर्नमेंट ने इसको 100% वॉलंटरी कर दिया कि अब कोई भी फार्मर हो, चाहे लोनी हो या नॉन लोनी हो, उसके लिए ये वॉलंटरी रहेगा कि उसे स्कीम ऑप्ट करनी है या नहीं। बिकॉज अभी तक ऐसी डिमांड्स आ रही थी फार्मर के एंड से कि यू ऑटोमेटिकली डिडक्ट आर अमाउंट एंड देयर आर मेनी डिस्क्रिपेंसीज एट द ग्राउंड लेवल। डिस्क्रिपेंसीज कैसे? देखिए, क्रॉप्स को नोटिफाई करता है एक स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने सपोज करिए एक पर्टिकुलर क्रॉप है एक्स, उसको नोटिफाई नहीं करा, एक फार्मर ने एक्स क्रॉप को प्लांट करा, कल्टीवेट करा, और इस एक्स क्रॉप में कोई एक ऐसा पेस्ट इन्फेक्शन हुआ या इस एक्स क्रॉप बेसिकली फेल हो गया, तो इस एक्स क्रॉप का फार्मर को कोई भी क्लेम सेटलमेंट नहीं मिलेगा बिकॉज इट वॉज नॉट नोटिफाइड एज अ क्रॉप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इस टाइप की डिस्क्रिपेंसीज काफी ज्यादा आने लगी थी, तो इसीलिए बोला गया कि हम इसको वॉलंटरी कर देंगे। इससे दूसरा फायदा क्या होगा? इससे दूसरा फायदा ये होगा कि अब इंश्योरेंस कंपनीज खुद इनिशिएटिव लेंगी टू create the awareness of the insurance coverage among the farmers। अभी तक इंश्योरेंस कंपनीज को बैठे बैठे क्लेम्स मिल रहे थे बिकॉज इट वॉज मैंडेटरी फॉर दी लोनी फार्मर्स, जो अब नहीं होगा। अब इंश्योरेंस कंपनीज को खुद से अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट करने पड़ेंगे विच अगेन विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्गर रन। तो इसका ये फायदा है। सेकेंड, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी? नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स कैन एक्सपैंड दी कवरेज रिस्क और दिस लोकलाइज्ड रिस्क कवरेज। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से अब रिस्क इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया? एक मेजर इशू जो प्रिवेल हो रहा था इन द एंटायर स्कीम वाज विद रिस्पेक्ट टू द डिलेज इन द सेटलमेंट प्रोसेस। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फंड्स की शॉर्टेज थी, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के एंड से, मेजरली स्टेट गवर्नमेंट्स के एंड से सेटलमेंट प्रोसेस काफी ज्यादा डिले होता था टू द इंश्योरेंस कंपनीज, और इंश्योरेंस कंपनीज को अगर पेमेंट नहीं मिल पा रही है टाइम पे, तो उसके कारण इंश्योरेंस कंपनीज फर्दर कॉम्पनसेशन डिले करती थी टू द फार्मर्स। तो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था स्कीम का, दैट इज टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर, प्रोवाइड अ सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल नेट टू द फार्मर्स, ये ऑटोमेटिकली डिफीट होने लगा। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को एक फाइनेंशियल ईयर में सारे क्लेम्स टू द इंश्योरेंस कंपनी सेटल करने पड़ेंगे, अदरवाइज दे ऑटोमेटिकली वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। चौथा, यहाँ पे मेजर चेंज 2020 में क्या किया गवर्नमेंट ने? पहले जब स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में, तो कोई भी अपर लिमिट नहीं थी प्रीमियम में फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड। ये मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गया। देखिए, तीन टाइप के यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोविजंस रखे थे, दैट फॉर द खारिफ क्रॉप्स हाउ मच फार्मर विल हैव टू बेयर। फॉर द खारिफ क्रॉप अ फार्मर विल हैव टू बेयर 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड। अगर उसका सम इंश्योर्ड कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड। अगर 1 हेक्टेयर की लैंड है, उसने एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाया वहां पे, ठीक है, राइस सपोज करते हैं, राइस उगाया और उसकी कॉस्ट आई, सम इंश्योर्ड जो है उसकी कॉस्ट आई 1 लाख रुपए, तो फार्मर को कितना बेयर करना पड़ेगा? 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड। इसके अलावा रबी में 1.5% और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में 5%। Rest would be bared by the government, central government and the state government, as it is the centrally sponsored scheme, not a central sector scheme। ठीक है, तो पहले अपर कैप नहीं था ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट 90% तक भी क्लेम्स को सेटल कर सकती थी, प्रीमियम्स फिल कर सकती थी खुद से, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए। गवर्नमेंट ने इसको कैप कर दिया तो 30% कि अब हम सिर्फ 30% तक प्रीमियम पे करेंगे। तो यहां से भी दो चीजें होंगी, एक तो स्टेट गवर्नमेंट पे बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, अब स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा शेयर यहाँ पे करना पड़ेगा, और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करी गई है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डूइंग सो इज ट्राइंग टू डिसइंसेंटिवाइज
द कल्टीवेशन ऑफ मोर रिस्की क्रॉप्स, मोर वल्नरेबल क्रॉप्स। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं स्पेशली इन सच एरियाज वेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन डिजास्टर्स और हजार्ड्स आर हाई। तो वहां पे उन एरियाज में ऐसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पहले उसका प्रीमियम कैप इनडेफिनाइट था, कोई भी अपर कैप नहीं था, उसको अब फाइनली वहां पे गवर्नमेंट हैज रेस्ट्रिक्टेड इट टू 30%। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं। एंड द लास्ट चेंज इज कि गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन को बूस्ट देने की बात करी है। कैसे? गवर्नमेंट ने बोला है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो भी प्रीमियम्स कलेक्ट करती हैं उसका 0.5% उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा वापस इन दी आईईसी कैंपेन्स। इससे होगा क्या? अवेयरनेस बढ़ेगी अमंग द फार्मर्स एंड मोर इंश्योरेंस कवरेज वुड बी रियलाइज्ड इन दी टाइम्स टू कम इन इंडिया। तो ये मेजर चेंजेस गवर्नमेंट ने किए। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे असेसमेंट करूं पीएमएफबीवाई का, टिल दीज चेंजेस वर मेड, तो इस स्कीम ने डेफिनेटली इंश्योरेंस कवरेज को इंक्रीज किया। पहले एनएआईएस और एमएनआईएस ने टुगेदर मिलके, दोनों ने मिलके 28% तक इंडिया में इंश्योरेंस कवरेज को पुश किया था। लेकिन पीएमएफबीवाई ने सिर्फ 4 सालों में 41% तक इंश्योरेंस कवरेज को पुश कर दिया था। लेकिन यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स बाद में देखने को मिली, लाइक द डिलेज इन द सेटलमेंट प्रोसेस एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फार्मर्स टेकिंग द क्लेम्स और टेकिंग द इंश्योरेंस, स्पेशली द नॉन लोनी फार्मर्स जो वॉलंटरी एज के लिए, उनके शेयर कम होते चले गए। स्टेट गवर्नमेंट के एंड से यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली। वो कुछ क्रॉप्स को नोटिफाई नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको अपने बजट्स को लिमिट करना था। अगर वो सारे क्रॉप्स को नोटिफाई कर देंगे एज द स्टेट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स तो उनके प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे, उनका सेटलमेंट बढ़ जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि स्टेट्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट उतना इफेक्टिवली नहीं किया। अब देखते हैं कि ये जो चेंजेस आए हैं इसके बाद क्या असेसमेंट आता है। तो अब तक का ये पूरा अपडेट था ऑन द पीएमएफबीवाई बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। आज हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 1 ही घंटा है आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए, बिकॉज मुझे आज 1 ही घंटा मिला है अनअकैडमी स्पेशल पे टू टेक द क्लास। एंड टुमारो ऑनवर्ड्स जब हम क्लास लेंगे यूट्यूब पे तो वहां पे तो कोई लिमिट नहीं है, हम कितने भी घंटे की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। ये एक लीड आर्टिकल आया था इन द हिंदू न्यूज़पेपर which talks about the constitutionality of the farm laws। तो मैंने आपसे काफी टाइम पहले भी डिस्कस करा था और काफी बार भी डिस्कस करा है कि कैसे सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, और आई थिंक GS2 में भी ये क्वेश्चन आया है कि गवर्नमेंट ने कैसे सेंट्रलाइजेशन किया है। तो बेसिकली इट इज ट्राइंग टू आस्क ऑन दी डिटोरिएटिंग फेडरलिज्म इन आवर कंट्री, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हमने मल्टीपल यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं कि कोविड की सिचुएशन में डीएमए एक्ट के थ्रू कैसे सेंट्रलाइजेशन करा, राइट, पीएम केयर्स फंड के थ्रू कैसे करा, एमपी लैट्स को सस्पेंड कर दिया, है ना। तो ये सारे सेंट्रलाइजेशन ही कर रही है गवर्नमेंट, होके कर रही है। जनरल कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो इससे भी क्लियर शो हो रहा है दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेंट्रलाइजेशन डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। फिस्कल फेडरलिज्म हमने देखा कि उसमें कैसे गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन कर रही है, नंबर ऑफ सेस सरचार्ज इंक्रीज कर रही है। अब आती है बात फार्म एक्ट्स की। तो फार्म एक्ट्स में जब आप बात करते हो कि ये एक सेंट्रलाइजेशन की तरफ लिया गया स्टेप है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन टू एन एक्सटेंट यू आर राइट, but you must understand that government has all the powers under article 301 which allows the government to come up with the statutes so as to give effect to the interstate trade and commerce in our country, जो exclusively fall होता है in the government's list, central government's list और the union list। तो आर्टिकल 301 के तहत गवर्नमेंट इसको अफेक्ट दे सकती है, और जो फार्म लॉज इंडिया में क्रिएट करे गए हैं वो आर्टिकल 301 के थ्रू ही किए गए हैं, because agriculture and mandi or the agriculture markets exclusively are the domains of the state subject। लेकिन गवर्नमेंट ने 301 के थ्रू
यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए फार्म एक्ट्स को इंप्लीमेंट करा एंड इट ऑल्सो टुक द रेफरेंस ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ 1961, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 301 में इंटर स्टेट ट्रेड को इस तरीके से इंटरप्रेट किया था कि इसमें इंट्रा स्टेट ट्रेड भी इंक्लूड हो जाता है। तो जो पहला फार्म एक्ट है, कौन सा, ट्रेड एंड कॉमर्स वाला, उसमें अब एक फार्मर अपने नियरेस्ट मंडी के अलावा पूरे स्टेट में कहीं भी बेच सकता है। वो कहां पे आएगा, इंट्रा स्टेट में आ जाएगा। और पैन इंडिया लेवल पे कहीं भी जाके अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। वो कहां पे आएगा, वो इंटर स्टेट में आएगा। तो दोनों बेसिकली डिराइव कहां से हो रहे हैं, 301 से हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है। इस आर्टिकल में सिर्फ 2 से 3 आर्टिकल की बात हुई है, जो हम सिर्फ फार्म लॉज में यूज नहीं करेंगे, हम बाकी जगह भी इसको इंप्लीमेंट करेंगे और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने आप को रेडी करेंगे। सो हियर देयर इज अ टॉक ऑफ आर्टिकल 100, जो हम यूजुअली कन्वेंशनल बुक्स में नहीं पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जब भी कोई बिल पास होता है, सो इट शुड बी डन बाय डिटरमाइनिंग द मेजॉरिटी। अब ये मेजॉरिटी को आप डिटरमाइन कैसे करोगे, so this majority should be determined through the just give me a second, let me open this article. Yes, so this majority should be determined by the voting done by the members present in the assembly. तो वहां पे वोटिंग जरूरी है। अब फार्म लॉज को कैसे पास किया गया, मियरली थ्रू दी वॉइस वोट। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वॉइस वोट को अलाउ करता है? वॉइस वोट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा राज्यसभा लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में कि स्पीकर बोलता है से हु आर इन द फेवर ऑफ आई एंड नो। तो अगर कोई ज्यादा नंबर ऑफ एमपीज अगर चिल्लाते हैं आई, दैट इज AYES, yes we are in the favor of the bill, so it basically is deemed to be passed। उसमें रिकॉर्डेड वोटिंग नहीं की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं की जाती है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलाउ नहीं करता है। Irrespective of this, this has become a new norm or a convention not only in the parliament but across the state legislatures as well। तो बस थोड़ा सा हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि इस एस्पेक्ट पे ये एक्ट कैसे फेल होता है और इस एस्पेक्ट पे हम पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को कैसे चैलेंज करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 100 सेज दैट ऑल क्वेश्चंस at any sitting of either house shall be determined by the majority of the votes of the members present and voting। फर्स्ट थिंग, तो ये आर्टिकल ये रिक्वायर करता है कि द वोट्स शुड बी रिकॉर्डेड, वॉइस वोट नहीं, द वोट्स शुड बी रिकॉर्डेड एंड मेजॉरिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड थ्रू द वॉइस वोट। So majority cannot be determined through the voice vote. It is clearly mentioned under Article 100. But it is a practice जो prevail कर रही है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में। अब एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं कर सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ द irregularity of the proceedings or irregularity of the proceedings rules followed in that particular house। अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है, पार्लियामेंट्री रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है, उसके बेसिस पे आप उस प्रोसीडिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 122। But these proceedings can be challenged if there has been violation of the constitution of our country। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हुआ है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। तो देखिए दोनों चीजें अलग हैं, रूल्स ऑफ हाउस अलग होते हैं जिसका बेसिकली फाइनल इंटरप्रेटर और फाइनल डिसीजन गिवर होता है स्पीकर, चेयर, स्पीकर या चेयरमैन। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट हुआ है
तो उस केस में उन्हीं प्रोसीडिंग्स को आप चैलेंज कर सकते हो ऑन द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या फार्म लॉस को चैलेंज किया जा सकता है? द आंसर हियर इज यस। हाउ? बिकॉज दे बेसिकली हैव वॉयलेटेड आर्टिकल 100 जो बोलता है कि आपको कोई भी बिल अगर पास करना है so there should be a recorded voting of the members present in the house, but you have passed this bill merely on the basis of voice vote, thereby you have violated article 100 and so article 122 के थ्रू आप इसको चैलेंज कर सकते हो। तो आर्टिकल 100 और 122 ये आप अपने नोट्स में लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते हैं, डीडी बसु पढ़ते हैं, वहां पे ही मेंशन कर लीजिए और अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, बिकॉज ये इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम यूज करेंगे आगे चल के इन दी ओवरऑल पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। जब भी हम पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के ड्यूरेशन की बात करेंगे, क्योंकि नाउ यू विल ऑब्जर्व कि बहुत सारे बिल हैं, इनफैक्ट मोर देन 90% ऑफ द बिल्स आर पास्ड through the voice vote because it is generally considered, especially in the Lok Sabha or in the lower house, कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की मेजोरिटी है तो डेफिनेटली देयर इज नो नीड फॉर अ रिकॉर्डेड वोटिंग, बट you need to understand it is against the constitution, there is violation of the constitution, and on this ground this can be challenged in the supreme court। और अगर supreme court इसको struck down करता है on this basis, then this will be a good opportunity for the government to again present these bills and refer them to the standing committee, provide them with the much required attention of media and public, also invite wide or broader public consultations, expert consultations, ताकि इस बिलों पे, ये जो एक्ट्स हैं, इन पे फर्दर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हम बिल्ड कर पाए। क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बिल ट्रांसफॉर्मेटरी है इन नेचर में, दैट दे हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर, but the problem is the hasty implementation or hasty enactment of these bills, how these bills were in a day cleared from both the houses। तो इतना जो हेस्टी मैनर में गवर्नमेंट ने इसको पास करा है, इससे सस्पिशन क्रिएट हुआ, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर सीइंग द फार्म प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों आप आर्टिकल्स यहाँ पे बस नोट डाउन कर लीजिए, 122 और आर्टिकल 100। बाकी चाहे तो इसको एक बार क्विक रीड दे दीजिएगा जो हाईलाइट किया है मैंने, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्या चैलेंजेस हैं बॉर्डर मैनेजमेंट में, आप डायरेक्ट इंक्लूड करेंगे। देखिए बॉर्डर मैनेजमेंट में अगर पाकिस्तान की बात होती है तो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और आप स्टार्ट करेंगे, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप स्टार्ट कहां से करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे हॉबी ड्रोन से। ठीक है, जो एकदम इवॉल्व हुआ है, इमर्जिंग है, वहां से स्टार्ट करेंगे। जो क्लीशे वाले पॉइंट्स हैं कि अभी भी फेंसिंग नहीं हुई है, अभी भी CIBMS को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, वो आप बाद में भी लिख सकते हैं, बट यू विल गेट द अट्रैक्शन और अटेंशन ऑफ द इवेल्युएटर फ्रॉम योर इनिशियल पॉइंट्स। आप बात करेंगे हॉबी ड्रोन्स की, और दूसरी आप बात करेंगे टनल्स की, और फिर आप यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। तो इन्फिल्ट्रेशन में आपको पता है 3 रीजन होते हैं, राइट, कि सॉरी सीज फायर वॉयलेशन की बात करेंगे, तीसरा है सीज फायर वॉयलेशन की। तो एक रीजन होता है सीज फायर वॉयलेशन का इन्फिल्ट्रेशन, आर्म्स एंड एमिनिशन चेक करना, और इशू को हमेशा इंटरनेशनलाइज करके रखना। और फिर आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट स्कीम की बात कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे टनल्स के केस में एक तो हमारे पास अभी एग्जांपल था ऑफ नगरोटा एनकाउंटर। नगरोटा एनकाउंटर में हमने देखा था कि जब जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंटल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के इलेक्शन होने वाले थे, तो उस इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल करने की बहुत हाई स्केल पे प्लानिंग करी गई, एंड थ्रू द टनल्स, द लॉन्गेस्ट टनल एवर फाउंड, because of which even concerns or fingers were raised on the BSF, right। तो इस तरीके से अब ये एक नया चैलेंज बन गया है फॉर द BSF, and accordingly it has to equip itself with the new technologies and more attentive patrolling across the LOC। तो एक टनल्स की आप यहाँ बात कर सकते हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट में मिली है, 3rd सच टनल है सिंस नवंबर। और नगरोटा एनकाउंटर प्लीज याद रखिए, बिकॉज वो जो टनल थी वो ज्यादा सिग्निफिकेंट थी, एंड सच टनल वाज ओनली फाउंड फॉर द सेकेंड टाइम
सिंस 2010 ऑन दी एलओसी, इसलिए उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा थी और उस वक्त गवर्नेंस प्रोसेस को और इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल करने की प्लानिंग करी गई थी। तो बस इसको यहाँ पे आप याद रखेंगे, एक हॉबी ड्रोन्स, एक टनल और फिर तो नॉर्मल पॉइंट्स है आपके पास। ठीक है, डिफेंस इंडिजनाइजेशन के रिस्पेक्ट में भी आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। डिफेंस इंडिजनाइजेशन में क्या कर रही है गवर्नमेंट, आपके पास आइडिया होना चाहिए इसका। तो हमने मल्टीपल चीजें ऑलरेडी देख ली है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1983 में स्टार्ट हुआ था, 2008 में खत्म हुआ। उसमें 5 सेट ऑफ मिसाइल्स जो हमने क्रिएट करी हैं, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, नाग, सो ऑन, है ना। और एयरफोर्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास तेजस है। तो LCA बेसिकली ये प्रोग्राम था जो स्टार्ट किया गया था 1980s में। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था टू रिप्लेस द मिग एयरक्राफ्ट्स। मिग जो हमने रशिया से लिए थे उसको रिप्लेस करने के लिए हमने LCA प्रोग्राम स्टार्ट करा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो एयरप्लेन्स हमने क्रिएट किए उनको हमने नाम दे दिया तेजस। तो अब गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द एक्विजिशन ऑफ नियर अराउंड आई थिंक 83 तेजस। ओवरऑल वैसे 300 के आसपास तेजस हैं जो इंडियन एयरफोर्स एक्वायर करेगा टिल 2025 फ्रॉम द HAL। तो इसको बिट्स एंड बाइट्स में एक्वायर किया जाता है। तो अभी यहाँ पे अप्रूवल दिया है ऑफ 83 LCA बाय द HAL फॉर IAF। तो हमें यहाँ पे तेजस के फाइनल डिटेल्स नहीं जानने हैं कि तेजस में क्या होता है क्या नहीं होता है। थोड़ी बहुत चीजें हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं दैट हियर द चेंजेस वुड बी बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, देन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार सिस्टम इसमें इंक्लूड किया गया है एंड सो ऑन। तो ये इसमें नए मॉडिफिकेशंस करे गए हैं इन दी MK1 न्यू वेरिएंट ऑफ तेजस जो IAF इंस्टॉल करेगा। बट मेजरली हम इसे एग्जांपल की तरह यूज करेंगे जब भी हम इंडिजनाइजेशन की बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स भी हैं जो इंडिजनाइज हुई हैं। प्रोजेक्ट 17A है जिसकी बात हमने करी थी कुछ टाइम पहले, और प्रोजेक्ट 17 भी है जो उसके पहले था, राइट। तो ये सारे ऑलरेडी आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ टाइम पहले एक एक्ट देखा था, SMA एक्ट, इन द लाइट ऑफ लव जिहाद केस और द यूपी ऑर्डिनेंस। इसमें एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है जो आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। सो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वाज बेसिकली क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द मैरिजेस बिटवीन द इंटरफेथ कपल्स। ये हमने देखा था, लेकिन हमने ये भी देखा था दैट द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एक्ट वाज वेरी लो। इसका बहुत ही कम यूटिलाइजेशन हुआ है हमारे देश में। इसके पीछे हमने रीजंस क्या देखे थे। द फर्स्ट रीजन वाज द पब्लिकेशन नोटिस जो एक कपल को देना पड़ता है, जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, कंसर्न अथॉरिटीज पब्लिसाइज करती हैं एंड दे इनवाइट फॉर द ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द सोसाइटी कि क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। तो ये एक मेजर यहाँ पे ड्रॉबैक था कि क्यों कपल्स SMA का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। सेकेंड इशू क्या था यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डिवोर्स, दैट दिस एक्ट वांटेड टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज एंड सो इट मेड डिवोर्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि 1 साल तक कपल्स डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। These kind of provisions were there। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस थे जिसके कारण SMA एक्ट का यूटिलाइजेशन कम हो पाया। अब जब SMA एक्ट का यूटिलाइजेशन कम हो पा रहा है तो ऑब्वियसली इफ देयर आर 2 इंडिविजुअल्स, इंटरफेथ इंडिविजुअल्स, उनको मैरी करना है तो दे विल फाइंड द अल्टरनेटिव रूट्स। अल्टरनेटिव रूट्स में वो क्या करेंगे, दे विल हैव टू गो फॉर द religious acts like the Hindu marriage act एंड सिमिलरली जो अलग रिलीजियंस के एक्ट हैं उनको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा। कन्वर्ट होने की जब बात आती है तो फिर आर्टिकल 25 आ जाता है 1977 का, स्टैनिस लॉ जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, और यूपी जैसे, मध्य प्रदेश जैसे एक्ट्स आ जाते हैं पिक्चर में। क्योंकि बिकॉज सोशो डेमोग्राफी यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये फिर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं ये पिक्चर में एक्टिव रोल प्ले करने लगते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिसीजन लिया है विच कैन हेल्प
इंटरफेथ इंडिविजुअल्स और कपल्स टू एम्ब्रेस SMA एक्ट। जो इसमें मेजर प्रोविजन था पब्लिकेशन वाला, जिसको हमने बोला था दैट अगर इसको चैलेंज करा जाए देन when seen through the lens of Puttaswamy judgment or the privacy judgment of 2017, then it will be declared as constitutionally invalid। वही हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब ये बोल दिया है कि पब्लिकेशन इज टू बी मेड वॉलेंट्री। कपल से पूछा जाएगा कि क्या आपको अपनी मैरिज को पब्लिसाइज करना है। इफ दे से नो देन देयर कैन नॉट बी एनी इन्विटेशन टू कॉल फॉर द ऑब्जेक्शंस ऑन दैट पर्टिकुलर मैरिज। But this will make the entire process very easy for these couples to go and get married under the SMA Act, rather converting themselves and then marrying through the individual religious acts। तो ये चेंजेस करने जरूरी थे, इम्पेंडिंग थे, और इसको फर्दर हमें रैशनलाइज करना है। इसमें अवेयरनेस जनरेशन की भी बहुत जरूरत है, बिकॉज लोगों को पता नहीं है फैक्ट के बारे में। ठीक है, बस एक छोटा सा यही चेंज है यहाँ पे कि प्राइवेसी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 21 को ये जो पब्लिकेशन है ये डायरेक्टली हैम्पर करता है। सो नाउ इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज नॉट स्ट्रक इट डाउन बट हैज सेड दैट इट इज टू बी मेड वॉलंटरी। दैट्स इट। आई एम सॉरी। पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग पे फिर से ये आर्टिकल है। ऑल्दो ये आर्टिकल पॉलिटिशियंस ने लिखा है ऑपोजिशन पार्टी के, तो आप इनके पॉलिटिकली कमेंट्स पे मत जाइए, इनकी कमेंट्री पे मत जाइए, आप फैक्ट्स को पिक करिए, क्योंकि फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहने वाले हैं। तो हमने पहले भी देखा है कि पार्लियामेंट्री के समनिंग की अगर बात करें आर्टिकल 85 में, तो पावर्स हैव बीन फॉर्मलाइज्ड बाय द अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, बट एक्चुअल डिसीजन कौन लेता है? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब पार्लियामेंट्री समनिंग में कई बार डिले हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, 2017 में हुआ है गुजरात असेंबली इलेक्शंस के टाइम पे, 2008 में हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे। तो ये सारे फैक्ट्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इसके पहले भी आपने एक आर्टिकल देखा था, अगर आपको याद हो, ऐसे ही एक एडिटोरियल आया था जहां पे हमने देखा था कि कैसे डिटोरिएट हो रही है पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग इन द फॉर्म ऑफ कि कितने बिल्स पास हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है, कैसे आप चेक करते हो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, कैसे चेक करते हो, व्हाट आर द पैरामीटर्स। तो द फर्स्ट पैरामीटर इज प्रोडक्टिविटी, द सेकंड पैरामीटर इज क्वालिटी। क्वालिटी कैसे चेक होती है कि क्या डिसरप्शंस हो रहे हैं, क्या बिल हेस्टी मैनर में पास हो रहे हैं, राइट, कितने ऑर्डिनेंसेस पास हो रहे हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। फिर आप यहाँ पे चेक करते हो, अच्छा ऑर्डिनेंसेस को आप तीसरे में अलग से लिख लो क्योंकि वो अपने आप में सिग्निफिकेंट इशू है। क्वालिटी में आप डिसरप्शंस चेक कर लो, टाइम गिवन टू डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर बिल ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, दिस इज द क्वालिटी। देन कम्स द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस में आप बात कर सकते हो बाईपास करने की, क्या यहाँ पे पार्टिसिपेटरी प्रोसेस को इन्वॉल्व किया गया, इंक्लूड किया गया। अब जब मैं पार्टिसिपेटरी प्रोसेस की बात करता हूं तो अगर मैं ऑर्डिनेंस लेके आता हूं तो पार्टिसिपेटरी को मैंने बाईपास कर दिया, राइट। और अगर मैं एक बिल को मनी बिल बोल के पास करूं तो क्या मैंने राज्यसभा को बाईपास कर दिया? यस, मैंने राज्यसभा को बाईपास कर दिया। तो मैंने बेसिकली पार्टिसिपेटरी नेचर ऑफ द पार्लियामेंट को ओवरऑल बाईपास कर दिया थ्रू ऑर्डिनेंसेस एंड मनी बिल। तो ये कुछ यहाँ पे मेजर पैरामीटर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं टू असेस द एफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 2020 में, ईयर 2020 में, not a single bill was referred to the standing committee by the existing government. Okay, and in the 16th Lok Sabha, only 25% of the bills were referred to the standing committee। देखिए ये फैक्ट्स हो सकता है चेंज होते जाए या आपको याद ना रहे, लेकिन आप प्लीज फोकस करिए कि कहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा है। तो ये आपको पता है कि अभी बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जो हेस्टी मैनर में पास किए जाते हैं, स्टैंडिंग कमिटीज में रेफर नहीं किए जाते हैं। तो ये कॉमन इशू है, आप इजीली रिमेंबर उसको याद रख सकते हैं। एंड यू नीड एग्जांपल, फार्म एक्ट्स एक एग्जांपल है, फार्म एक्ट्स का इस्तेमाल कर लीजिए। एग्जांपल फार्म एक्ट्स एंड एक्सेट्रा। फैक्ट अगर याद रहता है 25%, नॉट अ सिंगल बिल इन द ईयर 2020, तो फाइन, अदरवाइज आप स्टेटमेंट देके भी आगे जा सकते हैं। ठीक है,
बजट सेशन में in this year 2020 100% demands were granted without discussing in the house. तो बजट सेशन में क्या प्रोविजन है कि जो डिमांड्स आती हैं फॉर ग्रांट्स उन पे डिस्कशन होता है, राइट। स्टैंडिंग कमिटीज, डिपार्टमेंटल कमिटीज बनाई जाती हैं जो उस पे फर्दर डिलिबरेट करती हैं एंड देन इंडिविजुअल डिमांड्स को ग्रांट्स अप्रूव किए जाते हैं बाय वोटिंग। लेकिन इस बार 100% ग्रांट्स विदाउट एनी डिस्कशन वर अप्रूव्ड बाय द हाउस। एमपी लैड्स फंड की यहां पे बात करी है। फिर एमपी लैड्स फंड को गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि अगर एमपी लैड्स फंड को सस्पेंड नहीं किया होता तो शायद ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट से मतलब है यूएलबीज एंड पीआरआईज लेवल पे, जहां पे एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, he or she would have been a better position to provide much required relief in the form of essential services to the migrant laborers. तो जो क्योस हमने देखा वो शायद उस लेवल पे नहीं होता अगर एमपीज के पास रिक्वायर्ड फंडिंग होती। ठीक है। इसके अलावा मनी बिल की अगर हम बात करें तो मनी बिल में एक बहुत ही बड़ा इशू है जो काफी टाइम से पेंडिंग है, दैट इज द आधार एक्ट। तो गवर्नमेंट ने आधार एक्ट को मनी बिल के थ्रू पास कर दिया था, देयर बाय पासिंग द राज्यसभा, और ये सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है। तो ये दो एग्जांपल आपको देता है, एक तो बाईपासिंग द राज्यसभा बाय टर्मिंग अ बिल एज मनी बिल बाय द स्पीकर, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड द एग्जांपल ऑफ जुडिशियल इवेजन। जुडिशियल इवेजन का मतलब क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट व्हेन द इंडियन जुडिशियरी intentionally delays the judgment on a time sensitive issue। तो एक ऐसा इशू जिसमें टाइम सब कुछ मैटर करता है कि अगर आपने टाइमली मैनर में उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करा या आपने उस पर जजमेंट नहीं दिया, सो देन द एंटायर पर्पस ऑफ जस्टिस इज डिफीटेड। सो दैट इज द आधार एक्ट। अब आधार एक्ट को पास हुए हो गए 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। अब अगर जजमेंट आता भी है कि इट वाज पास्ड थ्रू द अनकॉन्स्टिट्यूशनल मींस, देन व्हाट इज द यूज? गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी आधार का डेटाबेस बना लिया है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आधार को अप्लाई कर दिया है इन रेस्ट ऑफ द स्कीम्स। सो दिस इज द जुडिशियल इवेजन। यहाँ पे आपको ये एग्जांपल एक मिलता है, ठीक है। और एक ऑर्डिनेंसेस का है, तो ऑर्डिनेंसेस का फैक्ट इसमें मेंशन नहीं है। ऑर्डिनेंस के रिस्पेक्ट में मैं आपको खुद से फैक्ट एक बताता हूं कि स्टार्टिंग में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो फॉर द फर्स्ट 30 इयर्स द एवरेज रेट ऑफ ऑर्डिनेंस वाज 1 ऑर्डिनेंस पर 10 बिल्स। अगर 10 बिल्स आ रहे हैं तो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ करता था स्टार्टिंग के 30 सालों में, 3 डेकेड्स। और अगर मैं 2014 से 19 की बात करूं, 16th लोकसभा की, तो इस वक्त ऑर्डिनेंस का जो रेशियो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया टू 3.5 पर 10 बिल्स। ये एक फैक्ट आप ऑर्डिनेंस के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, ठीक है। दैट ये आप लिंक कर सकते हैं विद द आर्टिकल 85 एज वेल कि गवर्नमेंट अगर मॉडिफाई करती है, डिले करती है या ओवरऑल कैंसिल कर देती है पार्लियामेंट की समनिंग को, जैसे इस बार विंटर सेशन को कंक्लूड नहीं किया, विंटर सेशन को समन नहीं किया गया, सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज बेसिकली विल रिजल्ट इनटू मोर नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस बिकॉज देयर इज नीड फॉर द स्टैट्यूट्स बट देयर इज नो हाउस टू डिस्कस अपॉन इट, एंड सो गवर्नमेंट रिसोर्ट्स टू द ऑर्डिनेंस रूट। It becomes very easy for the government then to implement its decision and policies, और इससे जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव रोल भी अज्यूम कर लेता है। फाइन, ठीक है। इस आर्टिकल को आपको सिर्फ ट्रैक करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए, जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, तो उसमें काफी सारे इंक्लूजन आते हैं। जेंडर इंक्लूसिव सोसाइटी हो सकती है, फाइनेंशियली इंक्लूसिव सोसाइटी हो सकती है, राइट। और जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में अब तक हम बात करते आ रहे थे अबाउट दी
accounts, number of accounts that India has, ratio of accounts and so on, right? लेकिन द टाइम हैज नाउ गॉन. अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कि डिजिटली इंडिया कितना फाइनेंशियली इंक्लूसिव है. इसमें एक रीसेंट एग्जांपल था डाक पे का, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है इन एसोसिएशन विद द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक. ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद रहेगा बिकॉज ये हम 3-4 बार एग्जांपल की तरह यूज कर चुके हैं अब तक. इसके साथ गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करा है सो एज टू नो मोर अबाउट द डिजिटल लेंडिंग. इसमें कैसे हम रेगुलेटरी सुपरविजन लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे जो रेगुलेटेड प्लेयर्स हैं, अनरेगुलेटेड प्लेयर्स हैं, उनका क्या एक्सटेंट है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, एंड basically how we have to monitor and supervise the digital lending so as to make the digital financial inclusion in our country more safe and secure. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट, आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है. अब ये वर्किंग ग्रुप जो रिकमेंडेशंस देगा तो वो इंपॉर्टेंट बन जाएंगी. अभी तो मेंस भी नहीं है, तो जब तक मेंस आएगा तब तक तो इसकी रिकमेंडेशंस आ चुकी होंगी, तो हमें इसके रिकमेंडेशंस पे फोकस करना है. अभी के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिस्पेक्ट में हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए. तो अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास एटलीस्ट 4 से 5 कोर पॉइंट्स हो जो हम डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन में बात कर सकें. ठीक है, now this article is from the declassified document of USA. गवर्नमेंट्स के बीच में जब स्ट्रेटेजिक डील्स होती हैं, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स होते हैं, तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं अकॉर्डिंगली, स्पेशली इन द स्ट्रेटेजिक डील्स एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स. इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की एक एज होती है यूजुअली, कि हम 30 साल बाद जब हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा सो वी विल डीक्लासिफाई इट. फिर हम पब्लिक को बता पाएंगे कि हमने क्या, यहाँ पे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या हमारे स्ट्रेटेजीज थी, एंड हाउ वी हैव अचीव्ड इट. Same is the case with the Indo-Pacific Vision. Indo-Pacific Vision पे भी एक classified document था of the US called as Indo-Pacific Strategic Vision Document. इसको ट्रंप ने पहले ही, अपनी एज से पहले ही डीक्लासिफाई कर दिया, और जब उसको डीक्लासिफाई करा तो उसमें इंडिया की पोजीशन काफी अच्छे से सामने आई है. तो इसे आप यूज कर सकते हैं in the international relations to showcase the growing relationship and warmth between India and US, especially in the strategic spheres. Point number 1, the support, unconditional support in the strategic terms provided by the US to India so as to counter China in the Indo-Pacific region. Point number 2, right? And how USA has played the role of facilitator for India to collaborate and converge its common goals and objectives with the like-minded countries, especially Australia and Japan. ये 3 पॉइंट्स इस डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से सामने आते हैं. अब इसके पीछे और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है ट्रम्प गवर्नमेंट का कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, बिकॉज नाउ ही इज गोइंग, सो ही वांटेड टू डीक्लासिफाई इट बिफोर इट्स एज, ताकि जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इन द इंडो पैसिफिक विजन, उनमें ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे कि ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव है यूएस का वो ये था, एंड यस वी आर टुगेदर. तो ये जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को फर्दर क्लोज लेके आ सकता है इन द टाइम्स टू कम. तो इसको आप एक बार रीड जरूर करिएगा, स्पेशली द हाइलाइटेड पार्ट. बाकी ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बोले, बस वो 3 पॉइंट्स पे आप फोकस करिए कि इससे हेल्प क्या मिलेगी. यूएस का मेजर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, और यूएस का मेजर ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग और टैकलिंग द एडवर्सरीज थ्रू द इंडो पैसिफिक विजन इज फर्स्ट टू काउंटर चाइना एंड इट्स असर्टिव एटीट्यूड. फर्स्ट. सेकेंड, नॉर्थ कोरिया को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना है और उसको ये रियलाइज करवाना है दैट द ओनली वे आउट फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी इज फॉर द नॉर्थ कोरिया इज टू अबैंडन इट्स न्यूक्लियर एम्बिशंस एंड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स. तो पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को स्टॉप करना फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग इलिबरल स्फीयर्स और
असर्टिव एटीट्यूड, हॉस्टाइल एटीट्यूड, एंड नॉर्थ कोरिया यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्टिव है यूएसए का इस डॉक्यूमेंट में, जो आपको इस वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा देखने को, ठीक है। फिर यूएस यहाँ पे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे बात करी गई है। कंपैटिबिलिटी एनहांस कर रहा है बिटवीन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो ये तो हो ही रहा है थ्रू द मलाबार एक्सरसाइज, उसमें अब 4 लोग आ गए हैं, क्वाड उसमें भी 4 हैं, एंड सो ऑन। अडल्ट्री सेक्शन 497 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जोसेफ शाइन जजमेंट ऑफ 2018 सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए इंपॉर्टेंट कैसा है ये कि एक तो आप इसको यूज करेंगे, ऐसे में यूज कर सकते हैं, विमेन एम्पावरमेंट में यूज कर सकते हैं, और हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ ले। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जोसेफ शाइन इज रिलेटेड टू व्हाट, सेक्शन 497, अडल्ट्री क्या होता है, एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफिंग देता हूं अबाउट द एंटायर केस ऑफ अडल्ट्री, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट इज व्हाट इज अडल्ट्री। तो अगर मैं अडल्ट्री को आपके लिए डिफाइन करूं, सो इट विल बी दैट it is a tool with the government which makes a man criminally liable who has sexual relationship with a woman who is wife of an another man। समझने की कोशिश करिए, 2 कपल हैं XY एंड AB, ये फीमेल है, Y फीमेल है, राइट। नाउ X who is the husband of Y tries to form a physical relationship with B. Now B is wife of A. A को पता चल जाता है इस रिलेशनशिप के बारे में, तो A क्या कर सकता है? According to law, A क्या कर सकता है? तो A according to law can allow, first option with A is to allow the relationship to continue. First option, he can allow the relationship to continue and the relationship then can continue। तो यहां पे जो X, जो Y है, जो इसकी बीवी है X की, ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। ऑल पावर रेस्ट विथ ओनली A who is husband of B who is having affair with the husband of Y। Getting my point? Second option is A कंप्लेंट फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट? अपनी वाइफ के अगेंस्ट, आंसर इज नो। देन एक्स की वाइफ के अगेंस्ट, नो, अगेंस्ट दी एक्स। सो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑफ अडल्ट्री, दैट इज causing dent to the sanctity of marriage of A and B। A और B की सैंक्टिटी ऑफ मैरिज हर्ट हुई है, उसमें इंक्रोचमेंट हुआ है बाय द एक्स, ये अडल्ट्री बोलती है, और ये केस फाइल कर सकता है ओनली A, नो वन एल्स। तो अगर 2 कपल्स हैं तो यहां पे आप इसको अंडरस्टैंड करिए कि वाइफ के पास, फीमेल के पास कोई भी पावर्स नहीं है। फीमेल मेल के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती, even if she comes to know that her husband is having an extramarital affair or physical relationship with another woman। But if the man comes to know, then he can only file the case against the another wife's man। Getting my point? तो यहां पे दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ना लड़का लड़की के खिलाफ कर सकता है, ना मेल फीमेल के खिलाफ कर सकती है, और ना फीमेल मेल के खिलाफ कर सकती है। ओनली मेल टू मेल केस फाइल हो सकता है, ओनली मेल टू मेल, नॉट मेल टू फीमेल, नॉट फीमेल टू मेल, ओनली मेल टू मेल। तो इससे क्या सामने आया? इससे बेसिकली ये सामने आया दैट विमेन हैज नो राइट इन केस हर हस्बैंड कमिट्स अडल्ट्री। अगर हस्बैंड फिजिकल रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है तो विमेन कुछ भी नहीं कर सकती, राइट? अगर विमेन फिजिकल रिलेशनशिप फॉर्म कर रही है तो मैन क्या कर सकता है? मैन उसके पार्टनर को जेल में डाल सकता है थ्रू दी सेक्शन 497, लेकिन अपनी वाइफ के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो अडल्ट्री बेसिकली ट्रीट्स अ वुमेन एज विक्टिम।
adultery treats women as a victim and not culprit. पहली चीज. दूसरी चीज, it treats husband as well as the aggrieved person because यही authorized है under the section 497 to file a case. Aggrieved person. तो ये जो इसमें डिस्क्रिपेंसीज थी अडल्ट्री में, ये एक पेटिशन के थ्रू फाइल करी गई इन 2018 अंडर द जोसेफ शाइन केस, और इसमें बोला गया दैट इट इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, इट इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 एंड इट इज ऑल्सो वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. विमेन की डिग्निटी यहाँ पे अफेक्ट हो रही है बिकॉज विमेन इज अ पैसिव इंडिविजुअल आउट हियर हु हैज नो राइट, नो claim on the husband, and she is only there to preserve the sanctity of marriage. तो women के पास यहाँ पे sexual autonomy नहीं है, women के पास यहाँ पे personal liberty नहीं है, और women के पास यहाँ पे कोई भी right नहीं है कि वो केस फाइल कर सके. तो आर्टिकल 21 वॉलेट हो गया. आर्टिकल 15 कैसे वॉलेट हुआ? बिकॉज ओनली husband has the right to file the case against the partner, male partner of her wife. तो आर्टिकल 15 भी यहाँ पे वॉलिड होता है. एंड सिंस देयर इज नो रैशनल नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मींस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन 497, तो ये टेस्ट ऑफ इक्वालिटी को फेल करता है, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फेल करता है, जो राइट टू इक्वालिटी में मेंशन्ड है कि ऑब्जेक्ट और मींस में एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए. तो आर्टिकल 14 भी यहाँ पे वॉलिड हो गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब सेक्शन 497 बेसिकली हैज बीन स्ट्रक डाउन एंड इट कैन ओनली बी यूज्ड इन द सिविल मैटर्स, नॉट इन द क्रिमिनल मैटर्स. पहले 5 साल की सजा तक हो जाया करती थी. द प्रोविजन वाज कि 5 साल तक की सजा हो सकती है. तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया and restricted it to the civil matter, and it can only be used as a ground for divorce but nothing else. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपहोल्ड किया सेक्सुअल ऑटोनॉमी ऑफ बोथ मेन एंड विमेन, एंड इट सेड दैट द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज इज नॉट बेसिकली सैक्रोसैंक्ट, पेरिनियल नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टू इंडिविजुअल्स डिस्क्रिशन एंड इंटरेस्ट विद ईच अदर फॉर हाउ लॉन्ग दे वांट टू बी टुगेदर. आप फोर्सफुली मैरिज को प्रिजर्व नहीं कर सकते हो. दिस वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव जजमेंट जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड था इंडियन सोसाइटी, क्योंकि हम मैरिज की सैंक्टिटी को सैक्रोसैंक्ट समझते हैं. हम ये समझते हैं दैट इट इज देयर इज नथिंग बियॉन्ड मैरिज, हाउ अ मैरिज कैन बी ब्रोकन ऑफ. तो ये जो चीजें हैं इसको हमने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी. ऑल्दो इसके पहले कुछ कमिटीज का रिकमेंडेशन आया था, लाइक द मलीमत कमिटी ऑफ 2003. उसने कहा था इसको आप जेंडर न्यूट्रल बना दो. जेंडर न्यूट्रल इन द सेंस कि फीमेल भी केस फाइल कर सकती है, मेल भी केस फाइल कर सकता है, और दोनों मेल और फीमेल दोनों के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं. तो उसको कंप्लीटली आप न्यूट्रल बना दो, इसमें आप इक्वालिटी इंश्योर कर लो. और दूसरा यहाँ पे लॉ कमीशन ने भी जेंडर इक्वालिटी की बात करी थी इन इट्स 152nd रिपोर्ट, और लॉ कमीशन ने ये भी कहा था कि जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर दो 5 साल से 2 साल के लिए. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड घोषित कर दिया और सिर्फ सिविल मैटर्स में इसको यूज करने की परमिशन दी है. दैट इज एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. अगर कोई एडल्ट्री हुई है तो आप उसके बेसिस पे डिवोर्स फाइल कर सकते हो, नथिंग एल्स. अब प्रॉब्लम क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस में अडल्ट्री को बहुत हाई पोजीशन अकॉर्ड करी गई है. आर्म्ड फोर्सेस में जो एक सबसे ज्यादा बड़ा ऑफेंस होता है दैट इज डेफिनेटली कॉवर्डिस और द बिट्रेयल. द सेकेंड इज दैट इफ यू फेल टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ द ब्रदर ऑफिसर्स वाइफ. अगर आप ब्रदर ऑफिसर्स वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हो, सो दैट इज द सेकेंड मोस्ट ऑफेंस अंडर द आर्म्ड फोर्सेस. तो आर्म्ड फोर्सेस ने एक पेटिशन फाइल करी है कि हमें आप अलाउ करो कि हम अडल्ट्री को रिटेन कर सकें अंडर आर्टिकल 33. आर्टिकल 33 क्या बोलता है? पार्लियामेंट को स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करता है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकें फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस एंड द फोर्सेस व्हिच आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर.
for the purpose of greater discipline, integrity and so on. तो आर्टिकल 33 के अंडर में 3 एक्ट्स क्रिएट करे गए थे, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट एंड द आर्मी एक्ट। इन तीनों एक्ट्स में कुछ सेक्शंस बनाए गए थे जिन सेक्शंस में अडल्ट्री की बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। जो आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस में अडल्ट्री है वो जेंडर न्यूट्रल है। उसमें जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे टाइम अप हो गया है। ओके, आई जस्ट हैव नाउ 10 मिनट्स, तो उसको फटाफट हम कंक्लूड करते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस में इट इज ऑलरेडी जेंडर न्यूट्रल। तो आर्म्ड फोर्सेस का यही कहना है कि हमारा जो अडल्ट्री है वो जेंडर न्यूट्रल है एंड वी रिक्वायर इट फॉर द डिसिप्लिन and for the greater motivation of the individual serving in the armed forces, because they should be secure and should have the mental peace with respect to the families, especially the wife or any spouse of their, and with respect to the relationship that they have with the wife and the spouse. तो यहाँ पे फीमेल आर्म फोर्सेस में फीमेल भी केस फाइल कर सकती है और मेल भी फाइल कर सकता है। तो आर्म फोर्सेस का ये कहना है कि अडल्ट्री को आप रिटेन करने की हमें परमिशन दो इन दी आर्म फोर्सेस। तो इसके ऊपर हो सकता है आगे चल के डिबेट्स चले। मेंस में तो इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन मेंस पे क्वेश्चन अडल्ट्री पे डेफिनेटली आ सकता है। एंड ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दैट मोर देन 60 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ऑलरेडी declared adultery as unconstitutional or have removed the provision of adultery from the statute books. ठीक है। So it basically used to treat women as a private property of men and यहाँ पे women के पास स्पेशली सेक्सुअल ऑटोनॉमी नहीं थी। श्रीलंका के केस में हमने देखा था कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के अगेंस्ट में एयर चल रही है, तो फाइनली यहाँ पे जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है दैट अदानी वुड बी द ग्रुपिंग which will function or which will operate the East Container Terminal with 49% of शेयर होल्डिंग। तो यहाँ से एक कंफर्मेशन एटलीस्ट मिली है इंडिया और जापान के जॉइंट प्रोजेक्ट को कि इट इज नॉट गोना बी डिस्कार्डेड वेरी सून, बिकॉज पहले ऐसा लग रहा था कि इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। सेकेंड, आंगनवाड़ी को ओपन करने की बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने, मेजर्स टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। हालांकि ये क्वेश्चन प्रोबेबल था फॉर दिस ईयर्स मेंस, लेकिन नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि अगले साल आ जाए। वैसे तो उतना चांसेस नहीं है 2021 के मेंस में, बट ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से मिलता है कि आंगनवाड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ओपन करने के लिए बोला है। एंड फायदे आपको पता ही है आंगनवाड़ी से क्या क्या होने वाले हैं, बिकॉज नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के पार्ट है, ICDS के पार्ट है, राइट, मातृत्व वंदु वंदना योजना के पार्ट है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मिड डे मील स्कीम में हेल्पफुल होते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में आते हैं। देयर आर मेनी स्कीम्स जहां पे आंगनवाड़ी इंक्लूडेड रहते हैं। इस आर्टिकल को आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये इंटरनल सिक्योरिटी इंसर्जेंसी के रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इंक्लूड करा था कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि उल्फा कितना अभी भी एक्टिव है एंड इट इज रिसोर्टिंग टू द किडनैपिंग एंड ऑल। उल्फा के बारे में देखा था कि ये बेसिकली फेल हुआ था क्योंकि इसने अपने ही रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दिया था, तो इसने सिटीजन्स का अपना ट्रस्ट लूज कर दिया था बेसिकली, राइट, इन दी असम। और अभी भी ये वही बात कर रहा है दैट इट हैज बेसिकली किडनैप्ड एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑयल कंपनी एंड इज आस्किंग फॉर द रैंसम फ्रॉम दैट ऑयल कंपनी कि आप हमें रैंसम प्रोवाइड करो बिकॉज यू आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज। तो उल्फा अभी भी एक miscreant है in the northeast region, especially in the Assam region, and it is operating from the Myanmar because जो परेश बरुआ है he has fled to Myanmar। तो ये बेसिक आइडियाज है थोड़ा सा रिवीजन के लिए, और एक लेटेस्ट आपको एक इंसिडेंट मिल जाएगा जो आप यूज कर सकते हैं। इंडिया अफगानिस्तान के बीच में पीपल अगेंस्ट उल्फा, आई डिड नॉट गेट यू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से ज्योति? अफगानिस्तान इंडिया के केस में बीच में एक डिप्लोमेटिक लेवल पे थोड़ा सा डिलेस के कारण इश्यूज क्रिएट हुए, ऑल्दो ये उतने मेजर इशू नहीं है, लेकिन आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। बेसिकली हुआ क्या, अफगानिस्तान ने यहाँ पे डिप्लोमेट एम्बेसडर अपना सेंड करा जिसको इंडिया ने कंफर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी। तो काफी टाइम से बिकॉज ऑफ सच डिलेस हम काउंसिलर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे टॉक्स कंडक्ट नहीं करवा पा रहे।
तो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स फ्रॉम आर बेसिकली हेडलेस, यू कैन से, राइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, ये ज्यादा तो बड़ा नहीं है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक वीडियो शेयर करा था आप लोगों के साथ राज्यसभा का, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, प्लीज उसको देखिए। उसमें बात करी गई है 8 पॉइंट एक्शन एजेंडा की। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं इसको डिस्कस करता सारे 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट एक्शन एजेंडा की मैं बात करता। टेलीग्राम लिंक आप प्रेप नट्स चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैंने वीडियो लिंक दी है राज्यसभा की, जहां पे हर्ष वी पंत, हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ ORF, उन्होंने डिस्कस करा है अबाउट द इंडियाज रोल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर एट द UNSC, स्पेशली टू कॉम्बैट टेररिज्म। 8 पॉइंट एक्शन एजेंडा, ये जो कीवर्ड है ये आप हर बार यूज करने वाले हैं। जब भी टेररिज्म की बात होगी 8 पॉइंट एक्शन एजेंडा की बात करनी है। जैसे अभी तक हम यूज करते थे CCIT को, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए, CCIT, अब इसके साथ 8 पॉइंट एक्शन एजेंडा जोड़ देना। ये 2 कीवर्ड बन गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो इंडिया ने इनिशिएट किया है, और इंडिया और बाकी कंट्रीज को इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, इनिशिएटेड बाय इंडिया, राइट। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा 8 पॉइंट एक्शन एजेंडा को। मैं जब मैं यूट्यूब पे क्लास लूंगा कल परसों में, तो मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। ये एक एग्जांपल बनता है वैक्सीन डिप्लोमेसी का। ऑलरेडी काफी सारी कंट्रीज हमें रीच आउट कर रही हैं, लाइक ब्राजील, श्रीलंका, नेबरहुड कंट्रीज की हमें वैक्सीन आप प्रोवाइड करें, स्पेशली कोविशील्ड। कोवैक्सीन की खैर उतनी डिमांड नहीं आ रही है, कोविशील्ड की ज्यादा डिमांड आ रही है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आया है कि ब्राजील ने कोरोवैक क्या है, कोरोनावैक, ये एक चाइनीज वैक्सीन है। इसके एफिकेसी रेट पे पॉइंट आउट किया है कि सिर्फ 50% के आसपास है। तो ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनता है इंडिया के लिए, क्योंकि कोविशील्ड की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 62 के आसपास है, आई थिंक 62% के आसपास है ऑलरेडी। ऑल्दो इसके इंडिया बेस्ड डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन जो आउटसाइड इंडिया ट्रायल्स हुए थे उसने 62% एफिशिएंसी बताई है, एफिकेसी रेट बताया है ऑफ दी कोविशील्ड। तो इन कंट्रीज को आप एक ऑल्टरनेटिव वैक्सीन ऑफर कर सकते हैं, दैट इज द कोविशील्ड। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी बहुत ही एक अच्छा टूल मिला है हमको टू strengthen and further our bilateral relations with the countries, especially neighborhood. सबसे important neighborhood है यहाँ पे, because India is always the first responder. तो ये सारे आर्टिकल्स थे। यस, जो ड्यू टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉमन रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी। उल्फा के केस में मैं देखा था ना कि उल्फा ने शायद दिग्बोई ऑयल रिजर्व था, मुझे ऑयल रिजर्व का नाम याद नहीं आ रहा है, नुमालीगढ़ या दिग्बोई था, तो उसको बेसिकली वहीं से एक्सट्रैक्शन करना चालू कर दिया था। इट यूज्ड टू आल्सो एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज और द आस्क फॉर द एक्सटॉर्शन मनी फ्रॉम द लोकल सिटीजंस ऑफ द असम। तो जो लोकल नेटवर्क था उल्फा का, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। एंड दिस वाज द पॉइंट व्हेन द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस गॉट द लीवे एंड दे वर एबल टू एक्सपंज द इन्फ्लुएंस ऑफ उल्फा। उस टाइम परेश बरुआ जो था वो म्यांमार चला गया था। तो अब अभी भी उल्फा उन्हीं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और इन एक्टिविटीज के कारण बेसिकली हमारा ही फायदा होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस का फायदा होता है, क्योंकि पब्लिक का जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है वो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस रहता है, राइट। तो ये आर्टिकल्स थे आज के जो डिस्कस करना था। बाकी कल से यूट्यूब पे हम सेशन को कंडक्ट करेंगे, बिकॉज इस पे हम कंडक्ट नहीं होंगे सेशंस ऑन दी अनअकैडमी स्पेशल क्लास। फाइन, थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।